दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजीएल 21 के इंग्लिश पेपर के सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट। यह पेपर 23 अगस्त को हुआ था और सर्वे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से इसे मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट भी माना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है बैनर। बैनर का मतलब होता है लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ क्लोथ बियरिंग ए स्लोगन। इसे हम प्लेकार्ड भी कह सकते हैं या पोस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके दो सिनोनिम्स हो गए। इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। मार्च का मतलब होता है जुलूस, और मार्च का मतलब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम कूच भी कह सकते हैं, प्रोसेशन और परेड। रैली का भी मतलब होता है जो मार्च का होता है, तो सेम एज वन। पोस्टर, दिस इज सेम एज बैनर। ठीक है, और प्रोटेस्ट विरोध करना। डिसेंट, डिम्यूरल। तो ठीक है, तो एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका बैनर का पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इलीट। ये वर्ड बिल्कुल सही है। इलीट का मतलब होता है संभ्रांत, मीन्स अपर क्लास। ठीक है, इसे आप समाज का उत्कृष्ट वर्ग कह लो। दूसरा शब्द है पेटीट। ये स्पेलिंग गलत है। इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग होती है PETITE होती है, और पेटीट का मतलब होता है अट्रैक्टिवली स्मॉल। और जनरली ये वुमेन के लिए यूज किया जाता है, यूज्ड ऑफ अ वुमेन। DAINTY, डेंटी, and to a certain extent diminutive. Not exactly, but if you have been given four options, then you can mark this option as a synonym for petite. The third word is concrete, and concrete का मतलब existing in a material or physical form. Existing in a material or physical form. Tangible, tactile, और PALPABLE, palpable. And the last word is secret. Secret का मतलब होता है to release, सीक्रेट सम हार्मोन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपके सामने एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, एब्जॉर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो दो तरह की प्रीपोजिशन यूज होती है। आप कई जगह ऑफ भी पाओगे और कई जगह फ्रॉम भी देखोगे। तो ऑफ का यूज कैसे करेंगे हम? एब्जॉल्व somebody of गिल्ट और ब्लेम, तो हम ऑफ का यूज करेंगे। और जब फ्रॉम यूज करना है तो एब्जॉल्व फ्रॉम सम ड्यूटी, और यू कैन से ऑब्लिगेशन। इसके सिनोनिम्स है एक्सोनरेट, एक्विट, एक्सकल्पेट और विंडिकेट। इसके लिए मेरे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एक्यूज। एक्यूज का मतलब आपको पता ही होगा, आरोप लगाना होता है। तो एक्यूज का मतलब हुआ आरोप लगाना। एक्यूज एक तो हो गया आपका ALLEG एलिस, ARRAIGN अरेन, इंडिक्ट और इनकल्पेट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सकल्पेट है और ये इनकल्पेट, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। अगला वर्ड देख लेते हैं, कंडेम। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना।
और अटैक का मतलब होता है फिजिकली असॉल्ट करना, तो होता ही है, लेकिन अटैक का मतलब हम कंडेम और क्रिटिसाइज भी कहते हैं। कंडेम करना या क्रिटिसाइज करना दोनों एक ही चीज है। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि ही अटैक्ड द गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसने गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया। और लास्ट वर्ड है पार्डन, जिसका मतलब आपको पता होगा माफ करना। तो आपकी अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगी? एब्जॉल्व मीन्स टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, एक्यूज का मतलब भी वही होता है, कंडेम का मतलब भी लगभग वही होता है, किसी पे आरोप लगाना, क्रिटिसाइज करना। अटैक की भी वही सेम मीनिंग होती है। तो सिर्फ पार्डन ही है जिसकी मीनिंग होती है माफ करना, जो कि इसकी सुटेबल या अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड गिवन हियर इज फेकंड। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज फेकंड। फेकंड का मतलब होता है फर्टाइल। फर्टाइल के लिए आप यूज कर सकते हो प्रोलिफिक, और यू कैन से फ्रूटफुल और फ्रुक्चुअस। तो फेकंड फर्टाइल होती है। बैरन मीन्स होता है बंजर। जो फर्टाइल की अपोजिट होगी वो बैरन होगी, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो बैरन होगा। अब दूसरे वर्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, और उसके कुछ सिनोनिम्स भी जान लेंगे हम। पोलाइट मीन्स विनम्र, COURTEOUS, कर्टियस। डेफरेंस मतलब आपको पता होगा, डेफरेंस मीन्स रिस्पेक्ट होता है, तो उससे वर्ड बनाया है डेफरेंशियल, GENTEEL, जेंटील। डिकोरस, one more word you can take, CHIVALROUS, this is pronounced as chivalrous। मैं यहां लिख देता हूं, not chivalrous, chivalrous। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियल। जीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड चीयरफुल। तो इससे भी एसोसिएटेड कुछ सिनोनिम्स आप देख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं। दिस वन इज अफेबल, एमिएबल, cordial, gregarious, congenial। The last word is rude। Rude means assist, ill mannered। तो ill mannered तो एक कॉमन वर्ड हो गया, और इसके सिनोनिम्स हम जरूर जानेंगे यहाँ पे भी। वन इज impolite, not very uncommon, insolent, impudent, and the last one is impertinent। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। तो हमें इसमें एरर ढूंढना है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। तो आर्मी मार्च्ड फियरलेस मींस ये कहना चाह रहा है कि बिना किसी भय के वो एनिमी कंटेनमेंट की तरफ बढ़ गया। तो ये जो फियरलेस है, पहले हम जानेंगे फियर होता है, फियर मीन्स होता है भय। फियर एक नाउन है, और फियरलेस क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जो नाउन की विशेषता बतलाए वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे द आर्मी मार्च फियरलेस, तो आर्मी ने किस प्रकार मार्च किया, तो हम ये विशेषता बतलाना चाह रहे हैं मार्च की, यानी कि वर्ब। तो मार्च की जो यानी वर्ब की विशेषता बतलाता है वो होता है एडवर्ब, दैट यू नो वेरी वेल। और फियरलेस का जो एडवर्ब है वो फियरलेस नहीं बल्कि फियरलेसली। ठीक है, फियरलेसली आपका एडवर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बतलाएगा एडवर्ब, और इसलिए यहाँ पे मार्च्ड फियरलेसली होगा। तो आपकी जो एरर है कौन सी पार्ट में है? मार्च्ड फियरलेस, इस पार्ट में है। ठीक है, तो आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, हम पढ़ते हैं सेंटेंस। व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव्ड हिज पॉइंट। गेव टू प्रूव्ड हिज पॉइंट, इस सेंटेंस में डेफिनेटली एरर है, क्योंकि ये है टू इन्फिनेटिव का एक फॉर्म, और टू के बाद वर्ब का फॉर्म लगता है फर्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है।
किसी किसी जगह टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी भी लगती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कहाँ लगती है। लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, मान लेते हैं। तो यहाँ पे टू स्टार्टिंग लग रहा है, लेकिन इन जनरल टू के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका, और जो करेक्ट सेंटेंस होगी, गेव टू प्रूव हिज पॉइंट, दिस वुड बी द राइट फॉर्म। तो आपका एरर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इस पार्ट में, गेव टू प्रूव हिज पॉइंट। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, वी आर बिविल्डर्ड बाय द पावर। बिविल्डर्ड मीन्स हतप्रभ रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, हतप्रभ कह सकते हैं, या स्टोनिस्ड और amazed. So we were bewildered by the power which science has suddenly placed in our laps, and we are dashed by the realization of our unpreparedness to deal with a crisis. एक तरफ हम जहाँ साइंस की पावर से अमेज्ड है, एस्टोनिश्ड है, एट द सेम टाइम वी आर डैश्ड बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद द क्राइसिस। ठीक उसी वक्त हम जो क्राइसिस को डील करने वाली अनप्रिपेयर्डनेस है उसको रियलाइज करके हम क्या होते हैं, प्राउड होते हैं? नहीं। डिमीन होते हैं, कंडेम होते हैं, हम्बल होते हैं, क्या होते हैं? तो हम देखते हैं चारों का मीनिंग क्या होता है। प्राउड का मतलब आपको पता ही होगा, गर्व करना या गर्व, ठीक है। एंड वी आर प्राउड बाय द रियलाइजेशन, नहीं ये तो नहीं होगा। तो इसकी कुछ हम सिनोनिम्स देख लेंगे। पहला है HAUGHTY, हॉटी, एरोगेंट, CONCEITED, कॉन्सिटेड, एंड सुपरसिलियस। ठीक है। दूसरा शब्द है आपके पास डिमीन्ड। डिमीन्ड का मतलब किसी को अपमानित करना, तो आप हिंदी में पहले लिख लो इसे, अपमानित करना। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपकी डिस्पैरेज, कहते हैं डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स, अफरंट या ऑफेंड करना, और यू कैन से ह्यूमिलिएट। ठीक है। द थर्ड वर्ड इज कंडेम, मीन्स निंदा करना, और कंडेम की भी काफी सिनोनिम्स मिल जाएंगे आपको, मैं कुछ यहां लिख देता हूं। कंडेम की सिनोनिम्स हो जाएंगे आपकी, फॉर एग्जांपल सेंसर, कास्टिगेट, चैस्टाइज और लैम्बास्ट। देयर सो मेनी सिनोनिम्स, PILLORY, दिस इज पिलरी और पोमेल। अंतिम वर्ड है हम्बल्ड। हम्बल्ड का मतलब होता है टू फील लेस इंपॉर्टेंट और प्राउड। ठीक है, टू फील लेस इंपॉर्टेंट और प्राउड। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर यूनाइटेड वेयर हम्बल्ड बाय बार्सिलोना। तो वी आर बिविल्डर्ड, वी आर एस्टोनिश्ड, बट एट द सेम टाइम वी आर humbled by the realization of our preparedness to deal with the crisis। तो humbled आपकी जो होगी appropriate word होगी इस जगह पे, तो आप इसे मार्क कर दोगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Select the most appropriate meaning of the given idiom। This is an idiom based question। Draw the line at something। Draw the line at something की मीनिंग होती है कि आप एक लिमिट सेट कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए। तो टू सेट लिमिट ऑन what one is willing to do or accept। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, अग्रीइंग टू एन आइडिया, मेकिंग पेंसिल स्केचेस, कमिंग टू अ कंक्लूजन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आप इसे मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। तो आपको इसमें एरर ढूंढना है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस।
सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल है, राइट? दिस इज ओके, वेरी फाइन। देन सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ये सही है बिल्कुल। एंड अपीयर्ड इज V3, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट। हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन। अब ऑन बिहाफ इस पे जो वर्ड है ये बिल्कुल भी गलत है। ऑन बिहाफ की अलग मीनिंग होती है, लाइक आई एम गोइंग टू रिसीव एन अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ XYZ, तो दैट इज द एक्चुअल यूज ऑफ ऑन बिहाफ। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली फॉर अवेयरनेस होगा, ठीक है? तो आपकी जो एरर होगी पार्ट 1 में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, सेंटेंस है, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड द विजिटर व्हाट इज योर नेम। तो आपको मैंने बताया है इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन में दो तरह की चीजें होती है, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है? दिस इज इन पास्ट indefinite tense, and while converting it to different speech this continues to be in the same tense, so ये भी आपका past indefinite में होगा। while reported speech अगर आपकी present tense में है तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, डिपेंडिंग बैरिंग फ्यू एक्सेप्शंस यहाँ पे है कि अगर मान लो वो एक हैबिचुअल फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हम इस तरह की प्रेजेंट या पास्ट में कन्वर्जन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इस पॉइंट पे और रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे हम इन चार ऑप्शंस में जो रॉन्ग वन है उसे एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे क्लर्क आस्क्ड है तो क्लर्क आस्क्ड ही होना चाहिए। देखते हैं कहाँ कहाँ क्लर्क आस्क्ड है। क्लर्क आस्क्ड यहाँ पर है, क्लर्क आस्क्स ये गलत हो जाएगा, क्लर्क इज आस्किंग ये भी गलत होगा, क्लर्क हैज आस्क्ड ये गलत होगा। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आपने आगे बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं पढ़ा, लेकिन अगर इसे हम एक्चुअल में कन्वर्ट करना होता तो जैसा ऑप्शन में दिया है जरूरी नहीं कि ऐसा ही कन्वर्ट हो। आप ये भी कह सकते हो कि द काउंटर क्लर्क आस्क्ड, यहाँ पे तो दिया है आस्क्ड द विजिटर हिज नेम, दिस इज ऑल्सो फाइन। और यू कैन से आस्क्ड द विजिटर what his name was, ठीक है? तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अगर आप इसको बिल्कुल हैबिचुअल फैक्ट मान लो कि कोई भी किसी से बार बार नाम पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, देन दिस इज अ हैबिचुअल फैक्ट और हैबिचुअल क्वेश्चन यू कैन से। रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड, आपको मैंने बताया कि आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हो इस रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। बिल्कुल बिना पढ़े ही मैंने आपको सारे रॉन्ग आंसर्स एलिमिनेट कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ्स आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। इस तरह के क्वेश्चन में सीधे आप ऑप्शंस पे जाएंगे A, D, A, C। तो यानी कि जो आपकी ओपनिंग सेंटेंस हो सकती है वो या तो A होगी या तो C होगी या तो D होगी। B तो वैसे भी नहीं दिया है तो B हमें कंसिडर करना भी नहीं है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं इन सेंटेंसेस को। Information communication technology tools have brought in additional changes along with means of communication। चलो इससे मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आगे हम देखेंगे, बट दिस इज टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स। देन कम्स बी, तो आपको कंसिडर वैसे भी नहीं करना है क्योंकि बी आपका ओपनिंग सेंटेंस हो भी नहीं रहा है। कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर बट easier too and the result is a more relaxed life than ever before। तो the result मीन्स किसी चीज के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी क्योंकि दिस इज टॉकिंग अबाउट सम रिजल्ट, राइट? फिर से पढ़ते हैं हम सेंटेंस नंबर ए को। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैव ब्रॉट इन एडिशनल चेंजेस अलोंग विद मींस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे ये तो पता चलता है कि ए के बाद जो भी कुछ होगा थिंग विल बी टॉक्ड अबाउट मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली। तो ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाला है इसके जस्ट बाद। तो यानी कि ए पहले आएगा सी बाद में आएगा, तो सी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी, यानी कि आपकी जो ओपनिंग सेंटेंस होगी वो क्या होगी, ए होगी। और ए के साथ आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, ए बी डी सी, ए बी सी डी। इसका मतलब ये होगा कि ए तो पक्का हो गया, पहला होगा, और दोनों में बी है तो बी भी पक्का हो गया। अब हमें निकालना है कि सी और डी में तीसरा जो सेंटेंस कौन सा होगा, तो हम इसे फिर से पढ़ेंगे। ICT tools have brought in additional changes along with means of communication, right? And these changes have enabled man to communicate faster. This is fine. C,
द कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर बट इजियर टू। मैंने आपको बताया था कि ए के बाद ही आएगा सी, तो वो आ रहा है, तो सी पहले आएगा और जो फाइनल होगा वो रिजल्ट वो सबसे लास्ट आएगा, तो ये आपका लास्ट होगा, सी पहले आएगा आपका। तो आपका जो राइट आंसर होगा ए बी सी डी। तो आप ए बी सी डी वाले ऑप्शन को मार्क करें, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। जो पहला ऑप्शन है वो है मोर्टेलिटी, और मोर्टेलिटी की यही मीनिंग होती है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी के 3 वर्ड्स हम देख लेते हैं। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब होता है? दिस इज कंडीशन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। इमोर्टेलिटी क्या होती है? अमरत्व, इमोर्टल, यानी कि ये है इनफाइनाइट, सॉरी, इनफाइनाइट कंटिन्यूएशन। पर्सन्स एग्जिस्टेंस। और लास्ट वर्ड है डेडली। डेडली का मतलब होता है खतरनाक। फैटल, लीथल। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। द वर्ड हियर इज हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। कंपैटिबिलिटी इन ओपिनियन, ओपिनियन एंड एक्शन। तो हमारे पास इसके 4 ऑप्शंस हैं, रेपो, फ्रेंडशिप, पीस एंड हैट्रेड। रेपो और फ्रेंडशिप एक ही वर्ड है, दोनों के बीच में अच्छा रेपो है, अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इसका मतलब होता है मित्रता। द वर्ड हियर इज एमिटी, कैमेरेडरी, कैमेरेडरी, बोन होमी, रेपो तो है ही लिखा हुआ यहाँ पे, और एक और वर्ड रेपो की तरह ही, रेप्रोच, RAPPROCHE, रेप्रोचमेंट। अगला शब्द है आपके पास पीस, का मतलब होता है शांति। इससे भी एसोसिएटेड सिनोनिम्स जरूर देखेंगे हम यहाँ पर। ट्रैंक्विलिटी, काम, सीरेनिटी, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास हैट्रेड, जिसका मतलब होता है घृणा, एबोरेंस, एबोमिनेशन। ठीक है, डिटेस्ट, डिटेस्टेशन, डिटेस्ट से बना है, LOATHING, लोदिंग। तो आपका राइट आंसर होगा हार्मनी का ऑपोजिट क्या होगा? हार्मनी मीन्स अच्छी चीजें, फ्रेंडशिप, सामंजस्य, उसकी ऑपोजिट मीनिंग होगी हैट्रेड। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, सो द सेंटेंस इज इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट डिड नॉट वरी। अगर तुम बाहर नहीं जा सकते हो तो चिंता मत करो। चिंता मत करो, इट्स एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। So to express imperative sentence we say do not worry, not did not worry। did not worry हम नहीं कह सकते हैं imperative sentence के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, select the incorrectly spelled word। The first word is refurbish, REFURBISH, this is correct। refurbish का मतलब होता है रिनोवेट, आप इसे कह सकते हो रिवैम्प और ओवरहॉल। हिंदी में से आप लिख सकते हो नवीकरण करना। दूसरा शब्द है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी पवित्रता, प्योरिटी
फierceness। और ये एस्केलेटर आपने देखा होगा, सुना भी होगा इसके बारे में, आपने मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन कई जगह देखा होगा आपने। तो एस्केलेट से बना है एस्केलेटर, तो हम एस्केलेट लिखते हैं पहले, ESCALA, स्केलेट, ई होता है लास्ट में, लेकिन एस्केलेटर जब होगा तो ई हट जाएगा OR। तो एस्केलेटर की स्पेलिंग गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा एस्केलेटर। द लास्ट वन इज ऑटोमेटेड, जिसका मतलब होता है स्वचालित। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड इट्स डैश अगेंस्ट एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। एजिटेटर्स जो हैं, जो धरना कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने अपने किसी चीज को बहुत मजबूत कर लिया। क्या कर लिया? अपने स्टैंड को, अपने कदम को, अपने जो मेजर्स है उसको मजबूत कर लिया। एंड इट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू इन द एरिया। द गवर्नमेंट हैज हार्डेंड इट्स स्टैंड होगा, हार्डेंड इट्स मैनर नहीं होगा। ओरिएंटेशन इज समथिंग डिफरेंट दैट आई विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। तो द राइट आंसर विल बी गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड, तो स्टैंड की जो मीनिंग होती है वो होती है कदम, the way someone stands। stands और you can say posture। और मैनर क्या है? तौर तरीका। ओरिएंटेशन, एक्ट ऑफ पोजिशनिंग और एडजस्टिंग टू समथिंग और टू सराउंडिंग, कह लो, टू सराउंडिंग और सर्कमस्टेंस। तो सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने आप को पोजीशन करना या एडजस्ट करना, वो ओरिएंटेशन कहलाता है। तभी तो कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो दिस इज दैट ओरिएंटेशन। बियरिंग मीन्स रिलेशन और रेलेवेंस। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। He gave Kaveri a beautiful yellow dress। He gave Kaveri, ये जो आपका एक्टिव वॉइस है, ये कौन से टेंस में है आप देख लो। एक्टिव वॉइस आपका है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका ये मतलब हुआ कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O2। तो व्हेन दिस पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस, तो ये क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट तो रहता ही है, वॉज वर्ड लग जाता है और V3 हो जाता है, यानी कि V3 के साथ ऑब्जेक्ट। गेव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉज ऑब्लिक वर्ड गिवन। ठीक है। तो हमें बस वॉज वर्ड गिवन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ऑप्शंस हम देखेंगे। कावेरी हैज गिवन, गलत है। इज गिवन, गलत है। वॉज गिवन, हो सकता है। हैज बिन गिवन, गलत है। इसका मतलब जो हो सकता है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। You don't need to read the entire sentence to check or doubly verify। जम्बल्ड ऑर्डर क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे इजी होते हैं मेरे हिसाब से। ऑप्शन देखते हैं, BACA, A, B और C। ये आपकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। तो पहला है इंस्पेक्टर, ये क्वेश्चनर है एक्चुअली। इंस्पेक्टर ने पूछा वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक। इसने किसी से पूछा हुआ जब रॉबर्स ने बैंक में एंटर किया तो क्या आप सो रहे थे। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा गार्ड। तो या तो इसका जवाब या तो बी होगा या तो डी होगा, दोनों में गार्ड ने कुछ न कुछ कहा है। तो इसमें कहा है गार्ड ने द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन एंड द बैंक लुक्ड रैंसेक्ड बट द रॉबर्स। ठीक है। और इस वाले स्टेटमेंट में गार्ड ने कहा नो सर, द बैंक हैड क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है डी में, कि क्या तुम सो रहे थे। तो गार्ड ने जवाब दिया नहीं, मैं सो नहीं रहा था, बैंक क्लोज हो चुका था और मैं रिलीव होने जा रहा था। तो ए के बाद तो डी फॉलो होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। ए विल बी फॉलोड बाय डी। तो हम देखते हैं ए कहाँ फॉलोड हो रहा है डी से। अभी हमने ओपनिंग सेंटेंस नहीं ढूंढी है, बट हमने ये क्लियर कर लिया कि ए विल इमीडिएटली बी फॉलोड बाय डी। ए डी यहाँ पे है और ए डी यहाँ पर है। हम आगे पढ़ते हैं। गार्ड ने क्या कहा, आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन। तो गार्ड तो जवाब दे रहा है,
इंस्पेक्टर सवाल पूछ रहे हैं, तो बी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी, सी हो सकती है, क्योंकि ए और सी में इंस्पेक्टर ने क्वेश्चन किया है। तो सी में क्या क्वेश्चन पूछा है इंस्पेक्टर ने, व्हाट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक। ठीक है, तो पहला सवाल उसने पूछा क्या तुम सो रहे थे, और दूसरा सवाल पूछा कि तुमने क्या देखा जब तुम वापस आ गए। यानी कि पहला सवाल ए होगा और दूसरा सवाल सी होगा, यानी सी आपकी ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगी, यानी आपकी ओपनिंग सेंटेंस ए होगी और ए विल बी फॉलोड बाय डी। देखते हैं, यहाँ ए तो दोनों में है, लेकिन ए इज नॉट फॉलोड बाय डी इन ऑप्शन नंबर 2, सो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए डी सी बी। अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है, तो आप इसे मार्क करोगे और आगे बढ़ जाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्लाउड से रिलेटेड कुछ इडियम यहाँ पे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होगा टू बी व्यूड विथ सस्पेशन। सो टू बी व्यूड विथ सस्पेशन, उसकी एग्जांपल आप देख लो। एवर सिंस दैट लीक ऑफ मेल्स, CEO हैज बिन अंडर अ क्लाउड। दूसरा है एवरी सिल्वर लाइनिंग हैज अ क्लाउड। एवरी सिल्वर लाइनिंग हैज अ क्लाउड। मैं आपको बता दूं इसकी मीनिंग अगर आपको जाननी है तो आप जान लो कि सिल्वर लाइनिंग का मतलब कुछ अच्छा और क्लाउड का मतलब कुछ बुरा। तो इसमें लिख रहा है कि सिल्वर लाइनिंग हैज अ क्लाउड, सम गुड है सम बैड। तो इसकी एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है जो मैं बता रहा हूं आपको, कि गुड सिचुएशन इज, और गुड सिचुएशन कैन बी फॉलोड बाय समथिंग बैड और नेगेटिव। अ गुड सिचुएशन कैन बी फॉलोड बाय समथिंग नेगेटिव और बैड। और इसका जस्ट ऑपोजिट यहां पे था, एवरी सिल्वर लाइनिंग हैज अ क्लाउड, और दूसरा है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बताया था आपको मैंने, क्लाउड का मतलब समथिंग बैड और इसका मतलब समथिंग गुड। तो कह रहा है समथिंग बैड है समथिंग गुड, एक तरीके से ही मतलब है इसका। तो इसकी मीनिंग हम लिख लेते हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग गुड टू कम आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। एक ऐसा म्यूजिकल कंपोजिशन जिसमें कि ढेर सारे सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो मेडली जो होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस। तो मेडली आपका राइट आंसर होगा। लिरिक क्या होता है? लिरिक समझो, समझ लो सिंगिंग पोएम्स और म्यूजिकल पोएम्स। म्यूजिकल पोएम्स। व्हाट इज बैंड? बैंड इज अ स्ट्राइप, लाइन और elongated एरिया। बैंड ऑफ क्लाउड कह सकते हो, या बैंड का मतलब ऑर्केस्ट्रा भी होता है। तो आपकी फोर्थ ऑप्शन ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा मीन्स बैंड विच इज ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स। सो आपका राइट आंसर मैंने बताया आपको ऑप्शन नंबर 1। आते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे। आप कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा केयरफुली पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, कोई हड़बड़ी नहीं, और आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करोगे कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के लिए सफिशिएंट टाइम हो। So you can rush in other parts, but this part has to be taken slowly. Almost everyone in the present world is familiar with the term global warming. This is author is talking about global warming.
and what it says, it dash to the gradual rise in the overall temperature of the atmosphere. It dash to the gradual rise in the overall temperature. तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, ओवरऑल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी. तो दैट इट इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. सो इट डैश टू, इट कनेक्ट्स टू, ये नहीं होगा. इट मीन्स हो सकता है लेकिन फिर इसके बाद तो टू होगा, इसलिए इट मीन्स जो है सोलली करेक्ट है, लेकिन मीन्स टू के साथ इनकरेक्ट है, तो मीन्स नहीं होगा. इट सीम्स टू वाली बात नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, ये कहना नहीं चाह रहा होता. तो इट रेफर्स टू मतलब इक्वल्स टू इट मीन्स, आप दोनों कह सकते हो. अगर टू नहीं यूज कर रहे हो तो आप मीन्स लिख सकते हो. तो आपका जो अप्रोप्रिएट और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा. इसी क्लोज टेस्ट का अगला सवाल और इसी कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट का अगला सवाल. इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर. किसका एटमोस्फेयर? ऑफ द प्लैनेट अर्थ. तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगी ऑफ, तो आप ऑफ को ही मार्क करेंगे. एट इज नॉट सुटेबल, इन भी सुटेबल नहीं है, तो ऑफ अप्रोप्रिएट है. देन इट इज ट्रू दैट देयर आर डैश एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैज बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. तो ये कह रहा है कि इट इज ट्रू, ये सच बात है कि देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज इस पृथ्वी पे घट रही हैं जो की वजह बन रही है इस टेम्परेचर के इंक्रीज की. सो देयर आर व्हाट एक्टिविटीज? देयर आर सडन एक्टिविटीज? नो, देयर आर सेवरल एक्टिविटीज. सडन तो होता है क्या आपका, सडन हो गया अचानक, ठीक है. अचानक इसके एक सिनोनिम्स देख लो, एब्रप्ट और अनएंटिसिपेटेड. सेवरल मीन्स अनेक, न्यूमरस, मल्टीट्यूडिनस और लीजियन और MYRIAD मारियाड, सन्ड्री और इवन मल्टीफेरस. multifarious. So there are so many words for several that you can use. फिर अगला वर्ड है यूजफुल. यूजफुल का मतलब होता है लाभदायक, ठीक है. और सेपरेट का मतलब होता है अलग. तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट देयर आर सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसलिए सेवरल आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा. बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 24. अभी आपने पढ़ा इट इज ट्रू दैट देयर आर सेवरल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डैश. तो इन एक्टिविटीज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा? वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर बढ़ता है वो धीरे धीरे बढ़ता है. 5 साल 10 साल में 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है. तो आपका जो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा यहाँ पे धीरे धीरे होगा. तो धीरे धीरे पर्पजली तो नहीं होता है, पर्पजली मीन्स जानबूझकर, ये हो गया जानबूझकर, और ग्रेजुअली हो गया धीरे धीरे. आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्रॉपरली अच्छी तरह से, अच्छी तरह से और फ्रीक्वेंटली बार बार. क्वेश्चन नंबर 25. द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग ऑफ डैश इन अ रैपिड वे. दिस इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज टू इट्स इनहैबिटेंट्स. तो मेल्ट करता है तो क्या मेल्ट करता है? मेल्ट करता है आइस या ग्लेशियर, कुछ ऐसी चीज ही मेल्ट करेगी ना. रिवर्स तो मेल्ट कर नहीं सकती है, तो ये तो काट दिया आपने वैसे भी. ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, लेक्स. तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2.
आशा है आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जो सीजीएल के टफेस्ट पेपर्स हैं, टफेस्ट शिफ्ट्स हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वन बाय वन, तो आप किसी भी सेट को मिस मत करना। अगर आप इन एक्सप्लेनेशन को देखते हो तो आप न सिर्फ इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे और इस पेपर को देख पाओगे, इसकी डिफिकल्टी लेवल चेक कर पाओगे, बल्कि साथ ही साथ जो मैं आपको सिनोनिम्स बता रहा हूँ वो आपकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। वो सिनोनिम्स आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग विथ मी।